नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार क्यों आज केजरीवाल के सपोर्ट में उतर गया दोस्तों पूरी कांग्रेस, सड़कों पर ज़ोरदार हंगामा केजरीवाल के लिए। क्यों आखिरकार दोस्तों ईडी के पास नहीं मिला कोई सबूत। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चलें ईडी के पास कोई सबूत नहीं मिल पाया है। कैसे राहुल गांधी ने दोस्तों बीजेपी के खिलाफ उतार दिए अपने दिग्गज नेता। और क्यों आखिरकार दोस्तों बीजेपी के 400 पार वाले नारे के ऊपर भड़का शख्स, कहा ईवीएम है तो 500 भी पार कर लेगी बीजेपी। और सत्यपाल मलिक ने क्यों खोल दिया बीजेपी के खिलाफ मोर्चा, कहा इस बार बीजेपी को कुछ भी कर कर हराना है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में उतर पड़ी दोस्तों कांग्रेस ने कहा कि फ़िलहाल ईडी से की कार्रवाइयों से हम नहीं डरते, इंडिया गठबंधन ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। दरअसल आपको बताते चले इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए और विपक्ष को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर जमकर भड़कते हुए नजर आ गए हैं अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर लपेटा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ, अगर है तो वो पेश कर दे। दरअसल आपको बताते चले कल मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ोरदार दलीलें दी, जिसके बाद पूरी तरीके से बीजेपी हैरान हो गई। आपको बताते चले ईडी के पास फ़िलहाल कोई सबूत न होने के ऊपर मनु सिंघवी ने कोर्ट से ये गुजारिश की थी कि ईडी को बिल्कुल भी समय ना दिया जाए, वो सिर्फ केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन कोर्ट ने कहा था कि ये समय तो देना ही पड़ेगा। हालांकि ईडी 3 हफ्ते का समय मांग रही थी, लेकिन कोर्ट ने जून तक का समय दिया, 2 जून तक का। ऐसे में अब अगली सुनवाई 2 जून को है, तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर सरकार को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है दोस्तों कांग्रेस के दिग्गज नेता और बड़े वकील मनु सिंघवी ने। आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, कहा फिलहाल बीजेपी सिर्फ ईवीएम के बल पर जीत रही है चुनाव। राहुल गांधी ने भी ईवीएम का मुद्दा उठाया। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल बीजेपी ईवीएम से बहुत प्यार करती है और इसीलिए वो ईवीएम के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी कि फिलहाल ईवीएम को हटाकर खास कर ईवीएम से अगर चुनाव होता भी है तो बैलेट पेपर का यूज़ ज़रूर किया जाए और एक बॉक्स में उन पर्चियों को डाला जाए। आपको बताते चलें इस बॉक्स को लेकर, ताकि इन बॉक्स की 100% गिनती हो सके। लेकिन माना जा रहा है कि फ़िलहाल चुनाव आयोग ये भी करने से राज़ी नहीं है। सीधी सी बात यह है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। भाई जब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है चुनाव आयोग को, तो फिर आखिरकार वो बॉक्स रखने से क्यों इनकार कर रहा है, क्यों बार बार चुनाव आयोग कह रहा है कि इससे तो हम पहले वाले समय में पहुंच जाएंगे, सब पहले जैसा हो जाएगा। दोस्तों जाहिर सी बात है कि जब किसी को ईवीएम पर कोई शक है और ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं तो आखिरकार इस तरीके से ईवीएम से चुनाव कराने का मतलब क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और आप समझ सकते हैं कि देश में जानबूझकर धर्म के नाम पर, ज़ात के नाम पर वोटरों को बांटा जाता है ताकि चुनाव में दोस्तों बीजेपी सत्ता में बनी रहे। और आज जो हमारे देश की हालत हो चुकी है, जो देश में तानाशाही चल रही है, वो किसी से छुपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खास करके नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों ने धर्म के नाम की ऐसी राजनीति खेल रखी है कि हर जगह लड़ाई दंगा फसाद, हिंदू मुसलमान, यही सब चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। और देश से बीजेपी का हटना बहुत ज़रूरी हो गया दोस्तों। देश का लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी को सत्ता से बाहर करना ही होगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े दोस्तों जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। कहा फिलहाल भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर वोट मांगती है और धर्म के नाम पर ही जो यहाँ पर दोस्तों दंगे फैलवाए जाते हैं। दरअसल आपको बताते चले ओवैसी का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी धर्म का माहौल बनाती है ताकि उसको आने वाले समय में वोट मिल पाए। ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल हमारे देश में बहुत समय से धर्म की राजनीति चल रही है और इससे सीधा फ़ायदा सिर्फ बीजेपी को होता है। यही नहीं दोस्तों, लोगों को आपस में बांट दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हमारे मतलब एक तरीके से हिंदू भाइयों को कहा जाता है कि हमें वोट देना, हम हैं सबसे बड़े हिंदुत्ववादी। और जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग इस पर वोट देते भी हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की बातों में कोई नहीं आया। जो बीजेपी को वोट मिलते हैं वो बेसिकली हिंदुत्व पर ही मिलते हैं, वरना विकास की बात की जाए तो आप देख लीजिए मनमोहन सिंह साहब
और नरेंद्र मोदी को कंपेयर कर लीजिए किसने 10 सालों में क्या किया। मनमोहन सिंह साहब की वजह से देश की अर्थव्यवस्था आज भी बहुत अच्छी है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इन 10 सालों में देश को बहुत पीछे धकेल दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल सत्यपाल मलिक की जनता से अपील, कहा इस बार बीजेपी को वोट मत देना। इस देश में अगर बीजेपी को वोट दिया तो अब जो है बीजेपी देश का पूरा लोकतंत्र ख़त्म करेगी। दरअसल सत्यपाल मलिक ने बीजेपी को जमकर घेरा है। सत्यपाल मलिक ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देशवासियों को नमस्कार, उम्मीद है कि परमात्मा की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 2024 में मोदी सरकार अगर दोबारा सत्ता में आई तो आगे आने वाले समय में आपके बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि जो यहाँ पर इस बार के चुनाव में आप सभी जाति धर्म को छोड़कर भाजपा के खिलाफ जाकर भाजपा को बुरी तरह हराने के लिए वोट करें। सत्ता में बैठे हुए लोग देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। चंदा पूंजीपतियों के हाथों में सारा देश लुटवाया जा रहा है। युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। महंगाई आसमान छू रही है। सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूलों को भी मोदी सरकार बंद करने पर पूरी तुली हुई है। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं और महंगाई से छुटकारा पाना चाहते हैं, अच्छे रोज़गार चाहते हैं, इस देश को बचाना चाहते हो तो मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंको। ये बात जो है दोस्तों सत्यपाल मलिक ने कही है कि भैया 2024 में अगर मोदी सरकार आ गई तो जितने भी सरकारी स्कूल और अब अस्पताल बचे हुए हैं वो भी बंद होंगे और देश में जो लोकतंत्र थोड़ा बहुत बचा हुआ उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। आने वाले समय में दोस्तों वोट होना ही बंद हो जाएंगे, मतलब चुनाव होना, और अगर होंगे भी दोस्तों, क्योंकि देख लीजिए चुनाव तो वहाँ पर भी होते हैं साउथ कोरिया में और चाइना में, लेकिन किस तरीके से कराए जाते हैं, रशिया वगैरह सब जगह पहले ही धमका दिया जाता है कि वोट आपको नहीं देना है। मतलब साफ है कि, और पुतिन के सामने भी जो खड़ा होता है उसको मार मुरा दिया जाता है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दोस्तों भड़का विपक्ष बोला क्या ये जादू है, जैसे ही कोई विपक्ष को दोस्तों टिकट दिया जाता है या फिर जैसे ही किसी को चुनाव लड़ने की तारीखें करीब आती हैं बीजेपी अपनी ईडी का खेल खेलने लगती है। दोस्तों पहले तो केजरीवाल को जेल भेज दिया गया और उसके बाद अब केजरीवाल की सरकार चलाने पर भी सवाल उठा रही बीजेपी की जेल से चला रहा है। अरे भैया, जब सत्ता में बैठे हुए दो लोग दोस्तों आप समझिए एक तड़ी पार हो गए थे, दूसरे के ऊपर गुजरात दंगों का आरोप लगा हुआ था, वो लोग जब सत्ता चला सकते हैं दोस्तों तो फिर जेल में बैठकर चलाने में क्या प्रॉब्लम है। वो बात अलग है कि इन दोनों को बरी कर दिया गया है दोस्तों, मोदी और शाह को, लेकिन सब जानते हैं कि ये असली जो मास्टरमाइंड था उन दंगों का और उसका वो कौन था। ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ ये भी नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर ईडी के शिकंजे में फंसाया गया ताकि केजरीवाल लोकसभा चुनाव से दूर रहें और आम आदमी पार्टी कमज़ोर दिखे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों आम जनता बोली अगर ईवीएम है तो 400 क्या बीजेपी 500 भी पार कर देगी, जितनी सीटें नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले ईवीएम को लेकर हमेशा विपक्ष सवाल उठाता रहा है। ईवीएम एक दोस्तों बीमारी बन चुकी है। ईवीएम को लेकर हमेशा विपक्ष ने सवाल करते रहे हैं सरकार से कि ईवीएम को हटना चाहिए, लेकिन सवाल दोस्तों सिर्फ ईवीएम का होता तो एक बात थी। यहाँ पर तो मामला कुछ और ही दिखाई दे रहा है कि भैया ईवीएम के बल पर आप जो है यहाँ पर चुनाव जीतने का काम कर रहा हो। दरअसल दोस्तों ईवीएम एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिसको हटाना बहुत ज़रूरी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को लेकर आए दिन दोस्तों जो बातें करती है या फिर जो ईवीएम को लेकर जो चर्चाएं होती हैं उसमें भी सवाल खड़े होते ही रहते, और यही कारण है जो ईवीएम को हटाने की मांग चल रही है। आपको बताते चले कई बार ईवीएम को लेकर कई सस्पेक्टिव चीज़ें निकल कर सामने आई। यहाँ पर बार बार कहा जाता है कि भैया ईवीएम को बंद होना चाहिए। आम जनता तो पहले आम जनता थी, अब तो खुद सत्ता पक्ष पार्टियाँ भी ईवीएम के ख़िलाफ़ हो गई हैं, और इसीलिए आम जनता ने सवाल उठाया है कि आखिरकार ईवीएम को क्यों बंद नहीं किया जा रहा। क्योंकि आपको बताते चले ईवीएम को लेकर साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल बीजेपी की मंशा साफ़ है, वो ईवीएम को किसी भी हाल में हटाना नहीं चाहती है, और ये विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है। खैर दोस्तों, ये तो आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस ओर जाना है। आप भी ईवीएम के ख़िलाफ़ हैं या फिर आप ईवीएम का सपोर्ट करते हैं, ये जनता को तय करना है। लेकिन चुनाव आयोग के सामने कोई कुछ भी करे, इतने सारे प्रदर्शन हुए,
इतनी जगह पर दोस्तों इतने बड़े बड़े प्रदर्शन हुए ईवीएम को लेकर, लेकिन न्यूज़ चैनलों ने उसको छुपाने की कोशिश की। ईवीएम वाले मुद्दे पर चुनाव आयोग ईवीएम को दबाने का काम शुरू से कर रहा है, क्योंकि वो बार बार एक ही तल्ख देता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी नहीं है। ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के 4 लोग बैठे हुए हैं दोस्तों। ईवीएम से माना जाता है कई बड़े घोटाले हो जाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि बेचारा विपक्ष करे तो करे क्या। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आग बबूला हो गए दोस्तों जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश का बड़ा ऐलान, कहा बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इंडिया गठबंधन की जीत का काउंटडाउन शुरू है। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, एक तरफ इंडिया गठबंधन ने जीत का दावा ठोक दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बुरी तरीके की हार दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन ने साफ साफ कहा है कि फ़िलहाल आने वाले समय में हम अपनी सरकार बनाएंगे, और दोस्तों जो बीजेपी ने रायता फैलाया पूरे देश में ईडी वाला, उसको समेटा भी जाएगा। आपको बता दें चले, बीजेपी ने ईडी और सीबीआई का जमकर दुरुपयोग किया है। एक बार तो दोस्तों विपक्ष की अब सरकार आना ही चाहिए। 10 साल बीजेपी को सत्ता में हो चुके हैं, अब विपक्ष को सत्ता में आना चाहिए। जैसे ही दोस्तों विपक्ष सत्ता में आया कि बीजेपी के काले कारनामों की लिस्ट निकलेगी, और आप देखना बीजेपी के कितने नेता जेल में जाएंगे और कितने ईडी के पास जाएंगे, क्योंकि अंबार भरा पड़ा है दोस्तों घोटालेबाजों का। उत्तर प्रदेश से लेकर तो जो यहाँ पर मध्य प्रदेश तक तमाम लोगों ने बड़े बड़े घोटाले कर रखे हैं। और आप समझिए इनके ऊपर, क्योंकि अभी ईडी सीबीआई किसी चीज़ की कार्रवाइयाँ हो नहीं रही हैं, लेकिन आने वाले समय में इन सब चीज़ों की कार्रवाइयाँ होंगी। कई बार दोस्तों मोदी सरकार इस चीज़ को छुपाने का काम करती है कि उनके अपने नेता भ्रष्टाचार में लीन हो चुके हैं, डूब चुके हैं। याद होगा प्रधानमंत्री के नारे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और सब कुछ फर्जी निकले। उन बड़े बड़े वादों का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों अब लोग भी खा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी। दोनों पर ये आरोप लगते रहते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्टों में डील होती है, ख़ास कर अडानी और अंबानी के लिए तो दोस्तों ख़जाना खोल रखा है प्रधानमंत्री ने। हमेशा ही ये आरोप लगते ही रहे हैं और शायद आगे भी लगते रहेंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आग बबूला हो उठे दोस्तों जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने जिसको दिया टिकट, दूसरे ही दिन ईडी उसके घर पहुंच गई। दरअसल दोस्तों उद्धव ठाकरे जिसको टिकट दे रहे हैं उनके घर पर ईडी जा रही है। अब आप समझिए दोस्तों, महाराष्ट्र में विपक्ष को चुनाव तक लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिसको भी टिकट दिया जा रहा है उसके घर पर ईडी पहुंच रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने अपने कैंडिडेट को कल ही टिकट दिया और कल के कल ही उसके घर ईडी पहुंच गई, जिसके बाद उद्धव ठाकरे भड़क गए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी की हार का डर साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र भी एक ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा की 48 सीटें हैं, यानी कि एक बड़ा राज्य महाराष्ट्र माना जाता है। पिछली बार जो है यहाँ पर शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर यहाँ पर 38 सीटें जीती थी। आपको बताते चले इस बार जो है यहाँ पर नाक का सवाल है। ऐसे में बीजेपी को हार का डर सता रहा है। उसने असली शिवसेना को तोड़कर एक फर्जी शिवसेना खड़ी कर दी, जिसका नाम है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, लेकिन असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की थी। ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन को चुनाव नहीं जीतने देना है। और 400 पार का जो नारा है दोस्तों बीजेपी का, वो तो खैर हवा हवाई है ही, लेकिन जीत के वादे पड़े हुए हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन को ज़्यादा प्रतिशत वोट मिलते हुए नज़र आ रहा है। पिछली बार का अगर इंडिया गठबंधन का आंकड़ा जोड़ा जाए तो साफ देखा जा सकता है दोस्तों चुनाव किस तरफ पलटेगा। देखिए दोस्तों, अगर लोगों को देश बचाना होगा और लोग चाहते हैं कि देश में बदलाव हो, तो वो ज़रूर इंडिया गठबंधन को ही वोट करेंगे। जो लोग सरकारी नौकरियां करते हैं, जो ख़ास करके युवा हैं, जो रोज़गार से परेशान हैं, पेपर लीक से परेशान हैं, वो लोग कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये तो तय है। लेकिन जो अंधभक्त है दोस्तों, जो सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वोट दे रहा है, वो बीजेपी को ही वोट देंगे, ये भी तय है। क्योंकि सीधी सी बात है, उनके लिए काम हो या ना हो इससे कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उसने हिंदुत्व को बहुत अच्छा संभाल रखा है और मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रखी है। ये कई लोगों के दिमाग में चीज़ चलती है कि मुस्लिमों को टाइट कर रखा है, हम तो बीजेपी को ही लाएंगे। तो वो लोग एक बात ज़रूर सुन ले कान खोल कर के, वो भले ही वोट करें बीजेपी को, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि देश में एक इंसान जब तक ही रह सकता है जब तक दोस्तों देशवासी उसको झेल सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो देश के में चीज़ें हो रही हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी, ये उन पर भी टूटेगी मार। याद होगा जब कोरोना आया था तो जो लोग प्रधानमंत्री के बड़े समर्थक बना करते थे, वही बीजेपी के ख़िलाफ़ हो गए थे, ये कहकर कि हमने अपनों को खो दिया।
वो लोग बच नहीं पाए, कई लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल थे दोस्तों कोरोना के टाइम पे, कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, लाशों के ढेर लग गए थे। उस वक्त मोदी के अंधभक्त भी उनके खिलाफ हो खड़े हुए थे। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल तेजस्वी यादव और जो है यहाँ पर दोस्तों राहुल गांधी का सीट शेयरिंग वाला मामला हो गया थे, लेकिन आपको बताते चले पप्पू यादव के साथ खेल कर दिया है लालू प्रसाद यादव ने सीट लेकर। दरअसल आपको बताते चले यहाँ पर बताया जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बात तो बनी गई थी सीटों को लेकर, लेकिन अब कांग्रेस जो है यहाँ पर तमाम सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी को घेरने में लग गई है। कांग्रेस ने अपना आगे का प्लान तय कर लिया है, कैसे किसको उतारना है, कहाँ से कौन सी सीट जीतना है। आपको बताते चले दरअसल 3 राज्य काफ़ी बड़े माने जाते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं। सबसे पहला राज्य जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश है, दूसरा राज्य बिहार है, तीसरा राज्य महाराष्ट्र है, चौथा राज्य जो है यहाँ पर दोस्तों पश्चिम बंगाल है, फिर तमिलनाडु है। ये तमाम राज्यों में ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की, इसलिए सारा फोकस यहीं पर रहता है लोगों का। अब हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो पूरा गणित बैठ रहा है वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो लोकसभा की तमाम सीटों पर कांग्रेस की नज़र है और कांग्रेस चाहती है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव को जीत ले। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि लोकसभा का चुनाव बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आने वाले समय में अगर बीजेपी को मात देना है तो ऐसे ही देना होगी। लोकसभा दोस्तों एक बड़ा चुनाव होता है और ये तय करता है कि अगले 5 साल तक किसकी सरकार चलने वाली है। 10 साल तो देश के बर्बाद हो ही चुके हैं दोस्तों, अब प्लीज़ 5 साल और बर्बाद मत करना। अब की बार बीजेपी सत्ता से बाहर, बस एक ही नारा याद रखो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम भाई एक साथ हो जाओ और बीजेपी को हराने का काम करो। सबसे बड़ी बात ये है, हमें बीजेपी से कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन बीजेपी की जो विचारधारा है देश को बांटो वाली, वो विचारधारा से सबको नफरत है। इसलिए नफरत है दोस्तों कि अगर कोई हिंदू मुसलमान करता है, धर्म को बांटने का काम करता है, तो जाहिर सी बात है उस सत्ता से दोस्तों लोगों को बिल्कुल भी वो नहीं हो सकता है। और मैंने आपको बार बार इस चीज़ को कहा है कि फ़िलहाल सरकार की नीतियाँ, सरकार के जो फैसले हैं वो साफ दिखाई देते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फ़िलहाल आप भी समझ सकते हैं कि यही सरकार जो है पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घिरी बीजेपी के ऊपर दोस्तों भड़कते हुए नज़र आए। जो है यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों ममता बनर्जी बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी जहाँ भी जाती हैं कहती हैं मैं यहाँ की बेटी हूँ, कभी कहती हैं मैं त्रिपुरा की बेटी हूँ तो कभी गोवा की। पहले ममता बनर्जी ये पता करें कि उनका बाप कौन है। जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया, लोगों ने कहा कि जो बीजेपी ढोंग करती है बेटियों के सम्मान का, उसका सम्मान साफ साफ दिख गया। कैसे एक महिला यानी कि ममता बनर्जी पर सवाल उठाया गया और ये भी कहा गया दोस्तों कि फ़िलहाल वो तय कर लें कि वो किस, उनका बाप कौन है। इस तरीके की विवादित टिप्पणी करना, और ये सिर्फ टिप्पणी ममता बनर्जी पे नहीं गई है, उनकी मदर पे भी गई है। जाहिर सी बात है, आप किसी से पूछ रहे हो कि आपका बाप कौन है, पता कर लो। तो और वो भी एक महिला के लिए इस तरीके की बातें करी गई हैं, तो इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी ने सवाल उठाए कि क्या बीजेपी का यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला अभियान, जहां पर महिलाओं का जमकर अपमान किया जाता है सिर्फ वोट पाने के लिए। दोस्तों दिलीप घोष जैसे बड़े नेता इस तरीके की टुच्ची हरकतें करते हैं और टुच्ची बयानबाजी करते हैं, तो इनकी असलियत दिखी जाती है कि बीजेपी के नेता तमाम नेता इसी तरीके के टुच्चे हैं। टुच्चे लोगों को बीजेपी टिकट देती है और फिर टुच्चे लोगों को चुनाव लड़वाती है। और आप समझिए उम्र हो गई है दादाजी वाली, लेकिन इस तरीके की बेशर्म बयानबाजी से बाज नहीं आ रहा है दादाजी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोस्तों पूरी कांग्रेस होकर एकजुट उतरी। इंडिया गठबंधन दिखाएगा फिर से एक बार अपना दम। दरअसल अब बहुत जल्दी दोस्तों प्रचार शुरू होने वाले हैं, बस सीट शेयरिंग के बाद डायरेक्ट प्रचार शुरू हो जाएंगे और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिरकार कौन कहाँ से उतर रहा है। लेकिन आपको बताते चले लिस्ट तो जारी हो ही गई हैं, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी और तमाम पार्टियां। लेकिन दोस्तों असली रणबंक का गेम अब शुरू होगा। जो लोग बीजेपी को जिताने का दावा कर रहे हैं, जो लोग बीजेपी को जिताएंगे, कह रहे हैं कि हम 400 का पूरा करेंगे।